हेलो एवरीबॉडी, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और यहाँ पर हम करेंगे पेजेंट मूवमेंट्स। ये जो वीडियो है ये मेंस के पर्सपेक्टिव से बनाया जा रहा है और पेजेंट मूवमेंट्स जो है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पर किसानों की हालत कैसी रही है भारत में, ये तो आप ऑलरेडी जानते ही होंगे। हमेशा वो बेचारा कर्जे में रहा, ओके, और हमेशा एक तरह से बहुत एक्सप्लॉइटेड रहा। तो फिर जो किसान है वो किस प्रकार के आंदोलन करते हैं ब्रिटिश काल के दौरान, उनको जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो, एन इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन रूरल इंडिया वाज द फार रीचिंग चेंजेस इन इंडियन एग्रेरियन सेक्टर। जो वहां का स्ट्रक्चर था, देखो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने कहा कि जो मैक्सिमम रेवेन्यू है वो हम कलेक्ट करें और मिनिमम हमारे एफर्ट्स हो। तो जो एग्रेरियन सेक्टर था उसमें भी उन्होंने काफी सारे रिफॉर्म्स जो इंट्रोड्यूस किए, जिसकी वजह से जो विलेजेस थे वो काफी इंपैक्ट हुए। द ओल्ड एग्रेरियन सिस्टम ग्रेजुअली कोलैप्स्ड अंडर द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस। जो पुराना ढांचा चला आ रहा था वो अल्टीमेटली जो है कोलैप्स होता है इस नए एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन में। द न्यू लैंड टेन्योर्स क्रिएटेड न्यू टाइप्स ऑफ लैंड ओनरशिप। ओके, जो नए नए इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल था, महलवारी था, रैयतवारी था, अब इनका असर भी हुआ। ओके, देखो, द न्यू social classes emerged in rural India. Land became a marketable commodity. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले जो है किसान को ये डर नहीं होता था, खौफ नहीं होता था कि उसकी जो जमीन है उससे छीन ली जाएगी अगर वो समय पर टैक्स नहीं दे पाया। लेकिन अब सिचुएशन जो है वो बदल जाती है और लैंड जो है वो एक मार्केटेबल कमोडिटी हो जाता है। तुम हमें लगान नहीं दे पा रहे हो, तुमसे हम जमीन ले लेंगे, किसी और को दे देंगे जो लगान दे पाएगा। The excessive state land revenue demand and exactions of zamindars drove the peasant into the clutches of money lender and the traders. Okay, state की जो डिमांड थी रेवेन्यू के लिए वो काफी ज्यादा थी, जिस वजह से जो किसान थे, जो पेजेंट्स थे, अब जब स्टेट डिमांड कर रहा है टैक्स चुकाने के लिए, तो ये जो किसान थे ये दौड़कर किसके पास जाते, ये जो गांव का साहूकार होता उसके पास जाते। साहूकार जी से कहते चलिए जी जरा हमारी मदद कर दीजिए। क्या साहूकार वास्तविक रूप से इनकी मदद करता, उसको ये एहसास होता कि अरे वाह ये तो बड़ा फंसा हुआ आया है, तो वो क्या करता, वो एक्सेसिव इंटरेस्ट अपनी तरफ से चार्ज करता। क्या किसान जो है, जो उसने ये कभी जो लोन लिया था उसको चुका पाने की क्षमता होती थी? बिल्कुल नहीं होती थी। Absentee landlordism, okay, parasitical intermediaries, avaricious money lender, all combined to push the peasant deeper into the depth of poverty. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लैंडलॉर्ड हुआ करते वो जाकर शहरों में बस गए और केवल टैक्सेस जो हैं उनको कलेक्ट करने के लिए वो गांव में आते। बीच में जो इंटरमीडियरीज होते वो अपना हिस्सा खाने की कोशिश करते। खून किसका चूसा जाता, वो तो किसान का ही चूसा जाता था। ये सारे की सारी जो सिचुएशन है, इसकी वजह से जो किसान था वो और ज्यादा गरीब होता गया। अ मैसिव प्रोसेस ऑफ पॉपुलराइजेशन एंड प्रोलेटराइजेशन बिगैन एंड क्रिएटेड अ न्यू कैटेगरी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोलेटरिएट। ओके, अब क्या होता है, ये जो किसान है ये और ज्यादा गरीब होता जाता है। द पेजेंट हैड टू फेस ऑपरेशन एट द हैंड्स ऑफ नॉट ओनली द फॉरेनर्स यानी कि ब्रिटिशर्स, लेकिन जो स्वयं उसके गांव के लोग थे, जैसे कि जिसमें साहूकार वगैरह हो गया, जो गांव में थोड़े बहुत जो है पैसे वाले लोग थे, वो भी इसका शोषण करते। इन द 19th century, peasant mobilizations were in the nature of protests, revolts and rebellions, primarily aimed at loosening the bonds of feudal exploitation. 19वीं शताब्दी में किसान विरोध और विद्रोह की प्रकृति में था, जिसका मुख्य उद्देश्य सामंती शोषण के बंधन में ढील आना था। दे प्रोटेस्टेड, वो विद्रोह करते, अगेंस्ट एनहांसमेंट ऑफ रेंट, रेंट बढ़ाने के खिलाफ वो विद्रोह करते, एविक्शन, जबरदस्ती उसको जमीन से निकाल बाहर करने के खिलाफ वो विद्रोह करते। ओके, देयर डिमांड्स इंक्लूडेड ऑक्यूपेंसी राइट, कॉम्यूटेशन ऑफ प्रोड्यूस, रेंट इनटू मनी, रेंट एटसेट्रा। तो ये सारी दिक्कतें जो हैं वो फेस कर रहा था। इन द एब्सेंस ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस और प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, द पेजेंट रिवोल्ट्स डिड नॉट डेवलप अ पॉलिटिकल मैट्रिक्स। अब देखो, किसानों के बीच पढ़े लिखे लोग थे नहीं ये बिल्कुल भी, इनको स्वयं नहीं पता था कि इनके अधिकार क्या क्या हैं। इनको इनके दिमाग में केवल ये घूमता था कि अच्छा इतना पैसा है जो मुझे वहां पर चुकता करना है। चेतना नहीं थी, संगठित नहीं थे। ओके, तो किसान विद्रोह जो है एक तरह से वो स्ट्रॉन्ग और पावरफुल नहीं हो पाए और पॉलिटिकल मैट्रिक्स जो है वो डेवलप नहीं कर पाए।
In the 20th century, however, we witnessed the emergence of class consciousness. Class consciousness जो पहले मिसिंग था, 20th century की जो शुरुआत है आते आते, yes, उनमें ये चेतना आई एंड फॉर्मेशन ऑफ पेजेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उसके बाद पेजेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं, किसान सभा जो है वो बनती हैं। आगे देखते हैं, इन द डेकेड प्रेसीडिंग द एडवेंट ऑफ इंडिपेंडेंस द किसान सभाज इंक्रीजिंगली केम अंडर द स्पेल ऑफ लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज लाइक द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ओके, इन द डेकेड प्रेसीडिंग द एडवेंट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ किसान सभा। अच्छा, हमने बात क्या की कि क्लास कॉन्शियसनेस आता है, क्लास कॉन्शियसनेस आने के बाद ये किसान सभाएं जो है इनका गठन होता है, और उसके बाद क्या है, इन द डेकेड प्रेसीडिंग द एडवेंट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ किसान सभा इंक्रीजिंग। अच्छा, अब किसान सभा जो होती हैं उन पर किन किन का असर पड़ता है, उनके ऊपर किसकी विचारधारा जो है उस जिससे वो प्रभावित होते हैं, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से वो प्रभावित होते हैं। रेकरिंग फैमिन्स एंड पेजेंट्स। ओके, द मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century was the recurrence of famines। ओके, सिचुएशन ऑलरेडी बहुत खराब है यहाँ पर। ओके, बिल्कुल बहुत ही बुरी स्थिति में जो है किसान जी रहे हैं, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फैमिन्स भी ज्यादा आने लगते हैं। फैमिन्स ज्यादा कब आते हैं, फैमिन्स ज्यादा आते हैं इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century। पहले क्या हुआ करता था, पहले हम जो है फूड ग्रेन्स ज्यादा बोते थे, हमारे जो किसान हैं वो फूड ग्रेन्स जो हैं वो ज्यादा बोते थे, लेकिन फिर जब ब्रिटिशर्स आ जाते हैं वो उनको एनकरेज करते हैं कि वो कैश क्रॉप्स की ओर हों, जैसे इंडिगो की खेती ज्यादा करें, टी की खेती ज्यादा करें, और साथ ही साथ वर्ल्ड वॉर्स वगैरह भी होते हैं लेटर स्टेज में। तो होता क्या है कि फूड ग्रेन्स जो है वो कम होता है, फैमिन काफी ज्यादा आता है। जब फैमिन आता है तो बहुत सारे वर्कर्स हैं, बहुत सारे किसान हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो भुखमरी से मरते हैं। हमारी जो पूरी की पूरी सेंसस की हिस्ट्री है, सेंसस हमारा 10-10 साल बाद होता है, उसमें क्या देखते हैं कि एक पर्टिकुलर ईयर जो है वो ऐसा भी है जिसमें कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ने की बजाय वो घट जाती है। राइट, अब ऐसा क्यों होता है जब देखा जाता है, तो पिछले 10 सालों में फैमिन काफी आए थे, जिस वजह से लोगों की मृत्यु बहुत ज्यादा हुई थी, उस वजह से वो पॉपुलेशन घटी थी, तो अब फैमिन्स भी आने लगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड 24 famines big and small affected various parts of the country and took an estimated toll of 28.5 million souls। इतने सारे लोग जो हैं वो उन फैमिन्स में मारे गए। कौन कौन से फैमिन है, फैमिन है 1876-78 का, 96-97 का, 1899-1900 का। लार्ज स्केल मोर्टेलिटी रिवील्ड द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ऑपरेसिव लैंड पॉलिसीज। देखो, इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि भारत के ऊपर जो है बाहर से विदेशियों ने आकर जो है यहाँ पर रूल नहीं किया, उन्होंने किया। ओके, लेकिन वो यहीं बस गए, वो केवल एक्सप्लॉइट करना नहीं जानते थे। फैमिन वगैरह आता था तो उस समय जो है जो पावरफुल होता है, जो रूलर होता था, वो कोशिश करता है कि जनता को राहत दी जाए। ब्रिटिशर्स का ऐसा कुछ भी नहीं है। स्केर्सिटी मतलब एक तो अभाव, ऊपर से जो फैमिन कंडीशंस है, स्केर्सिटी एंड फैमिन कंडीशंस क्रिएटेड लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स इन द कंट्री साइड, स्ट्राइकिंग टेरर इनटू द हार्ट्स ऑफ नॉट ओनली द रिच बट also townsmen and even the local officials। फैमिन कमीशन 1880 का, 1898 का, 1901 का, it made recommendations which revealed that by and large the famine relief system was devised not so much with any laudable philanthropic sentiments as by the anxiety of the government to protect the institution of poverty and stave off the growing threat to the established order। जब इतने फैमिन्स आए तो फैमिन कमीशन अपॉइंट हुआ। ओके, देखो 1880 में अपॉइंट हुआ, उसके बाद 1898 में अपॉइंट हुआ, 1901 में अपॉइंट हुआ। इन्होंने क्या रिकमेंडेशंस दी, which revealed that by and large the famine relief system was devised not so much with the laudable philanthropic sentiments as by the anxiety of the government to protect the institution of property and stave off the growing threat to the established order।
ये जो सारे का सारा है, ओके, ये जो सारे का सारा है फैमिन कमीशन के बारे में, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इनका ऐसा कोई भी इरादा नहीं था कि ये जो है जिन लोगों को दिक्कत आ रही है इस फैमिन में उनके लिए किसी प्रकार का परोपकार किया जाए, ओके। ये परोपकारी भावना के साथ समर्पित नहीं थे, जितनी की संपत्ति की रक्षा, ऐसा ना हो कि इस फैमिन में जो प्रॉपर्टी है, ओके, उस पर किसी तरह की आंच आ जाए। प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड स्टेव ऑफ द ग्रोइंग थ्रेट टू द एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर। आगे देखते हैं। अब हम आ जाते हैं इस दौरान, देखो हमने पूरा बैकग्राउंड देख लिया, हमने फैमिन्स के बारे में देख लिया, किसानों की क्या हालत थी, कौन उनको एक्सप्लॉइट कर रहा था, वो हमने सारे का सारा देख लिया है। अब हम आ जाते हैं पेजेंट मूवमेंट्स पर। पेजेंट मूवमेंट्स में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे पहले है संथाल रेबेलियन 1855 से लेकर 56 तक। संथाल रेबेलियन के बारे में, जो संथाल रेबेलियन है इसका टाइम पीरियड देख लीजिए 1855-56 के आसपास। जो संथाल्स थे ये एक पीसफुल और अनअज्यूमिंग एग्रीकल्चरल पीपल थे। एग्रीकल्चरल पीपल जो है सीधे साधे से लोग होते हैं, शांति प्रिय, ओके। और ये कहाँ से थे, बहुत बार इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके प्रीलिम्स में कि ये वाला जो रेबेलियन है, ये वाला जो मूवमेंट है, ये कहाँ पर था, या फिर आपको चार देकर पूछ लिया जाता है कि इनको क्रमवार लगा दीजिए, इस तरह की चीजें आ जाती हैं, ओके। तो ये बेसिकली जो थे, जो छोटा नागपुर प्लेटो वाला एरिया है जहां हजारीबाग, मिदनापुर, बकुरा, बिरहुम एरियाज, वहां पर ये थे। द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल 1793 हैंडेड ओवर द लैंड विच दे हैड कल्टिवेटेड फॉर सेंचुरीज टू द जमींदार। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल में तो यही होता था कि अगर आप नहीं दे पाते हैं तो आपकी जमीन ले ली जाती थी। तो जो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल था उसकी वजह से जो इनकी जमीनें थी वो जमींदार ने ले ली जब ये नहीं पे कर पाए। द एक्सेसिव रेंट डिमांड ऑफ द जमींदार्स कंपेल्ड दीज पीस लविंग पीपल टू लीव देयर एंसेस्ट्रल होम्स एंड सेटल इन द प्लेन स्कर्टिंग द राजमहल हिल्स। तो ये लोग जो हैं, जो बिल्कुल शांति प्रिय थे, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जो है अपनी जब इनकी जमीनें ले ली गई तो वो वाला एरिया छोड़कर ये राजमहल हिल्स जो है वहां पर उनके आसपास वाले क्षेत्र में आकर ये बस जाते हैं। विद ग्रेट इंडस्ट्री दे क्लियर्ड द फॉरेस्ट। वहां पर जो जंगल होते हैं, राजमहल हिल्स के आसपास जो है वो जंगल थे, उनको ये साफ करते हैं। वंस द लैंड वाज मेड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन द ग्रीडी जमींदार्स ऑफ द एडजॉइनिंग एरियाज लेड क्लेम टू द प्रोप्राइटरशिप ऑफ द सॉइल, ओके। जब जंगलों को साफ कर देते हैं, उसको कृषि योग्य भूमि में ये बदल देते हैं, तो आसपास के जो लालची जमींदार थे वो आकर कहते हैं नहीं, ये भूमि तो हमारी है, ये जमीन तो हमारी है, तुम यहाँ पर खेती कैसे कर सकते हो कहीं बाहर से आकर। जो मनी लेंडर्स थे, मोस्टली फ्रॉम पेजेंट रिवोल्ट्स एंड एग्रेरियन मूवमेंट्स, बंगाल एंड अपर इंडियन स्टार्टेड देयर प्रैक्टिसेस। और जो इनके साथ पहले हो रहा था वही इनके साथ जो है यहाँ पर भी होने लगा, यानी कि शोषण। द संथाल्स मेन ग्राउज वाज अगेंस्ट द सिविलाइज्ड पीपल फ्रॉम बंगाल एंड अपर इंडिया, बट दे टर्न्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट व्हेन दे फाउंड दैट इंस्टेड ऑफ रेमेडिंग देयर ग्रीवांसेस द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नॉट ओनली प्रोटेक्टेड द ऑपरेसर्स बट पार्टिसिपेटेड इन देयर इकोनॉमिक ऑपरेशन, ओके। उम्मीद तो सरकार से क्या की जाती है कि सरकार जो है वो हमारी मदद करेगी, ये उम्मीद की जाती है। संथाल्स जो है पहले तो इनका जो क्रोध था वो बंगाल के उन जमींदारों वगैरह के खिलाफ था जिन्होंने इनकी जमीनें ले ली थी, ओके। बट दे टर्न्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और आगे जाकर जो है सरकार के खिलाफ हो जाते हैं क्योंकि इनको उम्मीद थी कि सरकार जो है हमारे जो ग्रीवांसेस हैं, शिकायतें हैं, उनको दूर करेगी। लेकिन सरकार इंस्टेड क्या करती है, सरकार जो है इनके दमन में और ज्यादा काम करती है। इन जून 1855 दो लीडर्स हुए, एक है सिद्धू और एक है कानू। In June 1855, under the leadership of two brothers, Sidhu and Kanu, the Santhals announced their intention to take possession of the country and set up a government of their own. जो संथाल्स हैं ये लोग ये घोषणा करते हैं 1855 में, दो ब्रदर्स थे, ओके। ब्रदर्स के नाम क्या है, सिद्धू और कानू। याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि जो संथाल रेबेलियन थे उनके लीडर्स कौन थे, या सिद्धू और कानू जो है निम्नलिखित में से किस पेजेंट मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड थे। इन्होंने क्या घोषणा की, इन्होंने घोषणा की दोनों ने देयर इंटेंशन टू टेक पोजेशन ऑफ द कंट्री एंड सेट अप गवर्नमेंट ऑफ देयर ओन। इन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारा साथ नहीं दे रही है तो क्या हुआ, हम ऐसी सरकार को मानेंगे ही नहीं, हम अपनी सरकार बनाएंगे। और इन्होंने
में जो पोस्टल और रेल कम्युनिकेशन था भागलपुर और राजमहल के बीच में, ओके, उन्होंने भागलपुर और राजमहल के बीच में जो डाक और रेल संचार था उसको उन्होंने खत्म किया, काट दिया। द संथाल्स प्रोक्लेम्ड द एंड ऑफ द कंपनीज रूल, ब्रिटिश शासन जो है वो खत्म हो, हम उनका जो सूबा है उन्होंने कहा कि इसमें ब्रिटिश शासन जो है खत्म हो। संथालों ने कंपनी के शासन के अंत की घोषणा की जो कि उनके सूबे के कानून का, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम जो है हम रूल करेंगे। The troops were alerted and military operations began. Unable to face the company's musketry, the rebels took shelter in the thick jungles and carried on their struggle. Okay. अब इन्होंने घोषणा कर दी कि ब्रिटिश जो है या ब्रिटिशर्स जो हैं वो यहाँ पर नहीं आ सकते। तो ब्रिटिश सेना के जो ट्रूप्स थे वो अलर्ट हो गए एंड मिलिट्री ऑपरेशंस बिगैन, इनके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं वो स्टार्ट हो गए। तो जो विद्रोही थे उनको भागकर जंगलों में जाना पड़ा और वहां से जो है वो अपने आंदोलन को जारी रखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है इस में, A British force under Major Burrough suffered a humiliating defeat. पहले तो जो ब्रिटिश फोर्सेस थी वो हार जाती हैं, लेकिन फिर फरवरी 1856 में the rebel leaders were arrested and the rebellion suppressed with great brutality. Okay, ब्रिटिशर्स के साथ यही होता था, एक बार अगर हार गए हैं तो फिर वो और ज्यादा सेना की टुकड़ी वगैरह लाते थे और उसको फाइनली दबा देते थे उस विद्रोह को। तो फरवरी 1856 में जो रेबल लीडर्स थे they were arrested and the rebellion suppressed with great brutality. The government tried a pacification by creation of a separate district. आगे जाकर सरकार जो है वो एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना देती है जिसका नाम था संथाल परगना। ओके, ये था इसके बारे में। अब 1857 के विद्रोह पर हम आ जाते हैं। ये वाला कब था हमारा, ये वाला अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने आपको सारा साल वगैरह इसके बारे में सब कुछ बताया था ना, 55-56 हम क्रमवार कर रहे हैं। तो फिर हमारा 1857 का रिवोल्ट आ जाता है। क्या उसमें किसानों की भागीदारी थी, किसानों की शिकायतें थी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ? बिल्कुल थी। No uniform pattern of peasant participation in the disturbed area can be discerned. हम ये नहीं कह सकते कि पूरा जितना ब्रिटिश एम्पायर था इंडिया में उस पर जो है किसानों ने पार्टिसिपेट किया, ऐसा नहीं कह सकते। काफी सारे एरियाज ऐसे थे जहां पर किया, काफी नहीं थे। ओके, हाउएवर अधिकतर किसान जिन्होंने भाग लिए वो अवध से थे, वेस्टर्न यूपी से थे। The peasant forgot the oppressive hands of the local zamindars and joined the local feudal leadership in a bid to uproot the foreign imperialism. ओके, वो जो भी वहां का स्थानीय जमींदार था उसके साथ वो जुड़े, सारी कड़वाहटें भूल कर, और उन्होंने कोशिश की यहाँ से जो है हम इनको उखाड़ फेंकें। Canning's announcement of confiscation of proprietary rights in the soil was meant to punish those who had taken active part against the government. लॉर्ड कैनिंग जब थे उन्होंने क्या कहा, मिट्टी के मालिकाना हक को जब्त करने की कैनिंग की जो घोषणा थी सरकार के खिलाफ, उन लोगों को दंडित करने के लिए थी जिन्होंने इस पेजेंट में सरकार के खिलाफ, इस रेबेलियन में जिन पेजेंट्स ने सरकार के खिलाफ जो है भाग लिया था। However, after the revolt, for tactical considerations, the British Indian government decided to maintain the landed classes as the social buttress of the Indian Raj. The post-1857 settlement was made with the तालुकदार्स of Awadh, restoring most of the land to them. अवध के जो तालुकदार थे उनको काफी सारी लैंड जो है वो लौटा दी गई। Rather, the position of the तालुकदार्स was strengthened by conferring on them some magisterial and revenue powers. स्टार्टिंग में तो सरकार को लगा था, ब्रिटिश सरकार को, लॉर्ड कैनिंग को, कि इन लोगों को सजा देनी चाहिए, इन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है काम किया है, लेकिन बाद में उनको लगा कि नहीं, इनको पैसिफाई कर देना चाहिए, शांत कर देना चाहिए, और काफी सारे जो अवध के तालुकदार थे उनको उनकी लैंड लौटा दी गई ताकि इन फ्यूचर वो ब्रिटिशर्स के वफादार बन जाए और ब्रिटिश सरकार को अगर कोई आवश्यकता हो तो उनसे मदद मांगी जा सके। ठीक है, ये हुआ। इनफैक्ट ये जो तालुकदार थे इनको कुछ मैजिस्ट्रियल और रेवेन्यू पावर्स भी दे दी गई। द इंटरेस्ट ऑफ द ऑक्यूपेंसी पेजेंट्स वर इग्नोर्ड। ओके, किसानों के क्या इंटरेस्ट है उनको तो हमेशा की तरह नजरअंदाज कर दिया गया। एंड द चीफ कमिश्नर इवन रिफ्यूज टू एक्सटेंड द प्रोविजंस of the Bengal Rent Act of 1859 to Awadh. Rather, the peasants in some areas, कुछ areas में जैसे कि मेरठ डिवीजन है, they were made to pay some additional cess as a punitive impost for participation in the revolt. जो peasants थे मेरठ वगैरह के, उनको कुछ additional cess वगैरह पे करना पड़ा, क्यों, एक punishment के फॉर्म में, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि रिवोल्ट जो है ये स्टार्ट कहां से हुआ था। ये जो रिवोल्ट है ये स्टार्ट हुआ था बेसिकली
मेरठ से, और उसके बाद जो है फिर ये दूसरे एरियाज में फैला। ये वीडियो देखने के बाद इतना पोर्शन आप डेफिनेटली इस पोजीशन में हो जाने चाहिए कि अगर आपको संथाल रेबेलियन पर लिखने के लिए कोई शॉर्ट नोट आ जाए तो आप लिखने की पोजीशन में हो, ठीक है। या फिर डिस्कस इन डिटेल व्हाट वर द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स आफ्टर इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये जो पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये सारे पॉइंट्स भी जो हैं उस आंसर का एक हिस्सा जरूर होंगे। मेरे साथ साथ जब आप डिस्कस करते हैं तो आप ये वीडियोस देखते हैं तो फिर आपको ना दिमाग में एक पिक्चर जरूर बननी चाहिए कि इस पर क्वेश्चन क्या आ सकता है। ओके, इस तरह से फिर आपको एसोसिएट भी जरूर करना है।